हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग आपसे बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा विषय है उसका नाम है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है हाशियाकरण की समझ। तो हाशियाकरण की समझ क्या होती है, इससे संबंधित सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो हम पढ़ चुके हैं। उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हमने कंप्लीट कर लिए और अब बारी आती है इस चैप्टर से संबंधित एमसीक्यूज की। बारी आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। हम लोग लगातार कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आए हैं जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से। सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है कि आदिवासी कहाँ रहते हैं। आदिवासी जो शब्द बोला जाता है ना कि आदिवासी शब्द जो का मतलब क्या होता है, आदिवासी लोग कौन होते हैं, आदिवासी कहाँ रहते हैं। क्या आदिवासी जंगल में रहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपका बोलता है। ऑप्शन नंबर बी बोलता है कि क्या शहरों में निवास करते हैं, और ऑप्शन नंबर तीसरा जो जिसको ग बोलेंगे वो बोलता है क्या गाँवों में निवास करते हैं, और ऑप्शन नंबर घ जो आखिरी ऑप्शन में बोलते हैं समुद्र तटीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो आदिवासी का मतलब ही क्या था दोस्तों? आदिवासी का मतलब होता है जो सदा से जंगलों में निवास करते आए हैं, जंगलों में जीते आए हैं और आगे भी जी रहे हैं, अब भी जी रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि आदिवासी का सीधा संबंध कहाँ से है? जंगलों से। इसलिए इसका जो सही आंसर हो क्या होगा, वो होगा कि आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर हमको मिल गया कि आदिवासी जंगलों में निवास करते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है आदिवासी शब्द का अर्थ क्या होता है। आदिवासी का मतलब क्या होता है, आदिवासी शब्द के मायने क्या है। तो क्या आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी? क्या आदिवासी शब्द का मतलब होता है अस्थायी निवासी? या फिर आदिवासी शब्द का मतलब क्या सामान्य लोग से है, या फिर शहरी लोगों का संबंध आदिवासियों से है? तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासी या किसी देश में रहने वाले मूल निवासी से मतलब ही क्या होता है, वही होते हैं दोस्तों आदिवासी। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा मूल निवासी, यानी क इज द राइट आंसर, क्योंकि मूल निवासी ही उसका शब्द दिया गया है, शब्द का मतलब बताया गया है। प्रश्न क्रमांक 2 भी आसान था। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 बोलता है कि आदिवासियों को और किस नाम से जानते हैं। जो आदिवासियों के नाम की बात करें कि आदिवासियों को किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग जनरली आदिवासी तो बोलते ही हैं, लेकिन क्या उनके लिए कुछ विशेष नाम रखा गया है? ऑप्शन नंबर क पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है कि क्या आदिवासियों को जनजाति के नाम से भी जानते हैं, या फिर आदिवासियों को क्या आरक्षित के नाम से भी जानते हैं, या फिर आदिवासी जो जातियां हैं उनको हम लोग संरक्षित नाम से जानते हैं, या फिर बंजारे के नाम से आदिवासियों को जानते हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, हमारे देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कॉन्सेप्ट चलता है। तो अनुसूचित जनजातियों की बात करें तो अनुसूचित जनजातियां वे जातियां होती है जो जंगलों में निवास करती हैं, और इसमें सारी आदिवासी जातियां ही आती है। तो सीधा सा आंसर है कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा कि जनजाति जो नाम है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो आदिवासियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो क इस जो आंसर है आपका वही आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3 का जो उत्तर वो क्या है? जनजाति। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 बोलता है कि भारत की कुल आबादी का कितने प्रतिशत आदिवासी हैं। जो कुल आबादी है हमारे भारत की उसका कितने प्रतिशत ध्यान रखना है। तो ये अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है और क्लास के दौरान रटा नहीं है तो नहीं कर पाओगे। इसलिए इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर तुक्का तो नहीं लगा सकते, तो सोच समझ के करना है। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्या आदिवासी जनसंख्या जो है हमारे देश की टोटल जनसंख्या का 5% है, या फिर आदिवासी जनसंख्या हमारे देश की टोटल जनसंख्या का 8% है, या फिर तीसरा ऑप्शन बोलता है कि 10% है, और चौथा ऑप्शन बोलता है कि क्या 12% है। तो इसका सही और सटीक उत्तर जो है दोस्तों वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और वो उत्तर है आपका 8% जनसंख्या टोटल देश की आदिवासी जनसंख्या है। तो उत्तर क्या है इसका? ख इज द राइट आंसर। तो ख ही यानी 8% जनसंख्या आदिवासियों की टोटल जनसंख्या है देश में। प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोलता है कि कालाहांडी जिला किस राज्य में है। कालाहांडी जिले के बारे में एक घटना थी वहाँ की, भाई रिफाइनरी का वहाँ पर लाया गया था एक। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा है तो उसमें जरूर बताया गया था कि कालाहांडी जिला किस राज्य में है।
ये थोड़ा सा आपको याद ही रखना पड़ेगा कि किस राज्य में, क्या ये झारखंड राज्य में है, या फिर ये उड़ीसा राज्य में है, या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र राज्य में है। तो पहली बात तो है कि ये जो चैप्टर है ये ज़्यादातर हाशियाई तबके की बात कर रहा है ना, ये आदिवासियों की बात हो रही थी यहाँ पर। और हमारे देश में ज़्यादातर जनजातियाँ जो पाई जाती है, हमने उस राज्यों के नाम भी आपको बताया था कि झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है जनजातियाँ, और कहीं ना कहीं आदिवासियों को यहाँ से निकाला गया था क्योंकि यहाँ पर खनिज संपदा मिली थी। तो एक जगह ऐसा भी है कालाहांडी, जहाँ पर भी ये रिफाइनरी को लेकर के ऐसा कुछ हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ से अपना ज़मीन छोड़नी पड़ी थी आदिवासियों को। तो ये कौन से राज्य में है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में कालाहांडी जिला पड़ता है। तो कालाहांडी जिले का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? उड़ीसा राज्य में। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोलता है? प्रश्न क्रमांक 6 आपसे पूछ रहा है कि आदिवासी मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोलते हैं। और ये हमने चैप्टर के दौरान पढ़ा भी था, और साथ ही साथ जब एक कहानी इसमें आई थी ना आदिवासी दिल्ली फैमिली की, उसमें भी उस भाषा का जिक्र किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी आदिवासी भाषा बोली जाती है, वो ये पूछना चाह रहा है सामान्यतः। क्या आदिवासी लोग हिंदी बोलते हैं? तो डेफिनेटली हिंदी तो नहीं बोलते होंगे, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो ज़्यादातर शहरों में इस्तेमाल की जाती है, और आदिवासियों की अपनी एक भाषा होती है, हमने समझा था। क्या संथाली भाषा बोलते हैं आदिवासी, या कोई भाषा बरला भाषा बोलते हैं, या चौथा ऑप्शन उड़िया नाम की जो उड़ीसा में बोली जाती है, क्या वो बोलते हैं? तो वो तो पूरे उड़ीसा में बोलते हैं, वो केवल आदिवासियों की नहीं है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है संथाली भाषा। संथाली भाषा जो है वो आदिवासियों की सबसे प्रमुख भाषा है, सबसे ज़्यादा मात्रा में संथाली भाषा ही बोली जाती है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे भारतीय संविधान की जो अनुसूची नंबर 8 है, अनुसूची नंबर 8 में भी इस भाषा को जगह दी गई थी, संथाली भाषा को। तो अनुसूची नंबर 8 में जो क्या डील करता है, जो क्या बताता है, जो बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में, जो बात करता है औपचारिक भाषाओं के बारे में। टोटल 22 भाषाओं को यहाँ पर जगह दी गई है, और उन 22 भाषा में से एक भाषा संथाली भी है, जो 92 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी संविधान में। तो ये भी ध्यान रखना कि संथाली भाषा भी जो है हमारे देश के संविधान के 8वें अनुसूची में वर्णित है। ख इसका राइट आंसर है संथाली। तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 ये क्या बोल रहा है कि भारत के किस राज्य में आदिवासी समूह नहीं है? जो आपको राज्य दिखाई दे रहे हैं इसमें से किस में आदिवासी समूह नहीं है? अगर आपको नहीं भी पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि कहाँ होते हैं। लगातार चैप्टर पढ़ने के बाद इतना तो हमको समझ में आ गया है कि आदिवासी समुदाय भारत में उड़ीसा में तो बहुत मिलते हैं, क्योंकि उड़ीसा से ही वो फैमिली दिल्ली गई थी जो स्टोरी में बताई गई है, और उड़ीसा में कालाहांडी जिले की घटना भी हमने इसमें देखी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे एरिया है जहाँ पर खनन होता है, खनिज संपदा मिलती है, तो यहाँ पर भी आदिवासी जनजातियाँ बहुत ज़्यादा है। और वहीं झारखंड में भी बहुत ज़्यादा आदिवासी जनजातियाँ हैं। तो आदिवासी लोग जो है वो 3 राज्य में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। इसका मतलब हमारा जो चौथा ऑप्शन बचा हुआ वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई आदिवासी आपको नहीं मिलेंगे, तो हरियाणा यही उसका सही उत्तर होगा। क इज द राइट आंसर। हरियाणा में कोई आदिवासी समूह नहीं मिलेगा आपको। प्रश्न क्रमांक 8 की बात करें तो 2005 में न्यायमूर्ति रजिस्टर सच्चर कमेटी का संबंध किससे? सच्चर कमेटी बनाई गई थी। एक्चुअली ये थोड़ा सा नाम गड़बड़ हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ। ये राजेंद्र हैं, ठीक है ना, राजेंद्र सच्चर कमेटी। तो राजेंद्र सच्चर कमेटी, राजेंद्र साहब था उनका नाम, राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन किया गया था 2005 में। और इसका संबंध किससे है? तो क्या इसका संबंध आदिवासियों से है? क्या इस समिति का संबंध मुस्लिम लोगों से है? क्या इस समिति का संबंध अल्पसंख्यकों से है? या फिर ऑप्शन नंबर चौथा की उपरोक्त सभी से है? मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री ने एक उच्च स्तरीय समिति बिठाई थी 2005 में मुस्लिम लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दशा की जांच करने के लिए, कि आप बताएं कि भारत में वर्तमान में मुस्लिम लोगों की स्थिति कैसी है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम था राजेंद्र सच्चर कमेटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सच्चर कमेटी के नाम से भी जानते हैं। तो आप सच्चर कमेटी भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन क्या आएगा? मुसलमानों की स्थिति की जांच करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? ख इज द राइट आंसर। मुस्लिम्स लोगों से इसका संबंध था।
क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी बहुल क्षेत्र है? कौन सा आदिवासी बहुल क्षेत्र है? तो निम्नलिखित में से जो आदिवासी बहुल क्षेत्र उसकी बात करते हैं, क्या जमशेदपुर में बहुत ज़्यादा आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं? क्या राउरकेला जो जगह है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आदिवासी समूह है? क्या बोकारो में? ये जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो तीनों के तीनों ये इस्पात संयंत्र है दोस्तों। ये लोहा इस्पात के बड़े बड़े कारखाने हैं, बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ पर खनिज संपदा भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो जहाँ पर खनिज संपदा बहुत ज़्यादा पाई जाती है वो एरिया कौन से? वो आदिवासी एरिया ही है। इसका मतलब तीनों के तीनों जो क्षेत्र है ना, ये तीनों जो क्षेत्र है वो सारे के सारे कहाँ कौन से क्षेत्र पड़ते हैं? आदिवासी बहुल क्षेत्र पड़ते हैं। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी। घ इज द राइट आंसर। तो घ यहाँ पर क्या आंसर है? घ आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो आपका उत्तर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किस बारे में बात करता है? क्वेश्चन नंबर 10 बात करता है कि भारत के अधिकतर खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र किन इलाकों में पाए जाते हैं? भारत के अधिकतर खनन और औद्योगिक क्षेत्र किन इलाकों में पाए जाते हैं? क्या ये आदिवासी इलाकों में पाए जाते हैं, या फिर ये शहरों में होते हैं, या गाँव में होते हैं, या इनमें से कोई है ही नहीं ऑप्शन? तो हमने पढ़ा है चैप्टर के दौरान कि सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक और खनन क्षेत्र है वो कौन से इलाके हैं? वो आदिवासी इलाके ही तो हैं। तो आदिवासी इलाकों में ही सबसे ज़्यादा अधिकतर खनन और औद्योगिक क्षेत्र पड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? क इज द राइट आंसर, आदिवासी इलाकों में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 क्या बोलता है? प्रश्न क्रमांक 11 बात करता है कि भारत में कितने प्रकार की आदिवासी समूह हैं? कितने प्रकार के आदिवासी समूह भारत में हैं? क्या भारत में 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह हैं, या भारत में 500 से कम आदिवासी समूह है, या फिर 700 से ज़्यादा, या 800 से ज़्यादा यहाँ पर समूह है? तो हमने पढ़ा है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है ना, तो वहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ा था कि भारत में एक जैसी आदिवासी जनसंख्या नहीं है। तो आदिवासी एक जैसे नहीं होते, अलग अलग जनजातियाँ होती हैं। मतलब आदिवासी में ग्रुप अलग अलग होते हैं, जातियाँ तो नहीं बोल सकते, लेकिन आदिवासियों में बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती है, रीति रिवाज अलग अलग थे। इस वजह से आदिवासियों के समूह का अलग अलग नाम भी रखा गया है। जैसे भील आदिवासी जो है, उसके अलावा गोंड आदिवासी हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आदिवासी इस पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। तो कितने हैं? तो उसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि भारत में 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह होते हैं। तो 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह, इसका मतलब क जो है वो क्या है? इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है? 500 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। आदिवासी किसकी उपासना करते हैं? मतलब वो जो पूजा अर्चना करते हैं तो किसकी उपासना करते हैं? तो आदिवासी जो उपासना करते हैं, ये पूछना चाह रहा है। क्या आदिवासी अपने पुरखों की उपासना करते हैं, या फिर आदिवासी गांव की उपासना करते हैं? ये जो तीसरा ऑप्शन है कि क्या आदिवासी प्रकृति को पूजते हैं, या चौथा ऑप्शन के सभी को पूजते हैं? दोस्तों ये भी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि आदिवासियों का जो कल्चर है, जो उनका रीति रिवाज है, उसमें वो क्या करते हैं? वो अपने घर में अपने पूर्वजों की, पुरखों की पूजा करते हैं। वहीं गांव के भीतर एक लता कुंज, सुंदर सा लता कुंज, पवित्र जगह बनाई गई है जहां पर वो जो है प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति में कौन आते हैं? पर्वत आते हैं, नदियां आती हैं, और जो पर्वत, नदियां, और जो गांव है, गांव की पूजा वो करते थे। तो गांव की पूजा भी वो करते थे, गांव को भी पूजते थे। ये आत्मा के रूप में इनको पूजते थे। तो प्रकृति की पूजा भी करते थे, गांव की पूजा भी करते थे, और साथ ही साथ अपने घर के अंदर वो किसकी पूजा करते थे? अपने पुरखों को भी पूजते थे। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा उपरोक्त सही। ठीक है, तो यहां तक हमने इसको समझ लिया। अब बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 देखते बोलता है कि कौन सी सदी में, सदी पूछ रहा है, कौन सी सदी में बहुत सारे आदिवासी ने ईसाई धर्म को अपनाया? ईसाई धर्म को अपनाया था आदिवासी धर्मों ने, आदिवासी जनजातियों ने, लेकिन कब अपनाया था? कौन सी सदी में? क्या 19वीं सदी में अपनाया था, या फिर 18वीं सदी में अपनाया था, या 20वीं में, या 15वीं में? चार ऑप्शन आपके पास में है कि 19वीं सदी में, 19वीं सदी में अपनाया था, या 20वीं में अपनाया था, या 18वीं में अपनाया था, या 15वीं में अपनाया था। तो ये तो आपको चैप्टर के पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा, इसलिए पहले जाकर आप चैप्टर के वीडियो जरूर देखें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि लिखा गया क्या? लिखाया गया था कि 19वीं सदी के अंत में, 19वीं सदी के अंत तक क्या हुआ था कि बहुत सारे आदिवासी जो जनजातियां थी उन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण किया था। तो राइट आंसर क्या आएगा उसका? 19वीं सदी इज द राइट आंसर। तो 19वीं सदी ही इसका सही उत्तर है।
प्रश्न क्रमांक 14 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 आपसे क्या पूछना चाह रहा है? प्रश्न क्रमांक 14 बात करता है कि स्कूलों के उत्सव पर या सरकारी कार्यक्रमों में या किताबों और फिल्मों में आदिवासियों को किस प्रकार से दिखाया जाता है। आदिवासी को अक्सर हम लोग किस तरह से देखते हैं? जब भी कोई प्रोग्राम आता है, गणतंत्र दिवस की परेड होती है या स्वतंत्रता दिवस का स्कूल में बनाया जाने वाला कोई प्रोग्राम हो या कोई मूवीज़ वगैरह बनाई गई हो या किताबों में उनके फ़ोटोज़ देखते हैं, तो अक्सर हम लोग क्या देखते हैं? अक्सर हम लोग देखते हैं कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। अक्सर देखते हैं कि कुछ मुकुट धारण किए हुए, अजीब कुछ न कुछ उसमें बना हुआ है, कुछ मोर पंख लगाए हुए और कोई अच्छा सा चमकीला कोई मुकुट पहना हुआ है। और साथ ही साथ वो नाचते गाते हुए, अपने ही भजन, अपने ही गीत गाते हुए, नाचते हुए, थिरकते हुए दिखाई देते हैं। ये सारी चीज़ हम लोग इन सब चीज़ों में देखते हैं। तो ऑप्शन क्या बोलते हैं कि क्या वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हुए दिखते? तो बिल्कुल ये सही है। क्या वो सिर पर मुकुट लगाए दिखते हैं? तो यही हमको दिखाया जाता है। और फोटोज़ में, मूवीज़ में ये दिखाया जाता है कि वो हमेशा नाचते गाते रहते हैं, जो कि कहानी में भी हमने पढ़ा है इस चैप्टर की। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी जो है वो क्या होगा? वो राइट आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो राइट आंसर वो क्या है? उपरोक्त सभी। सारी की सारी चीज़ें क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं कि जंगलों से हमें क्या क्या मिलता है। क्या जंगलों से हमें कीमती इमारती लकड़ी मिलती है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये तो सही है, जंगलों से तो मिलती है ना इमारती लकड़ी, और कहाँ से लाएंगे? जड़ी बूटियाँ कहाँ से मिलती है? तो जड़ी बूटियाँ भी हमें मिलती है जंगलों से। और जो ग ऑप्शन है कि सोना और चांदी के जो अयस्क जो धातुएं मिलती है, जो उनके खनिज संपदा मिलती है, भी कहाँ से मिलती है? ये भी जंगलों से मिलती है। इसका मतलब तीनों की तीनों चीज़ें जंगलों से मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? उपरोक्त सभी इसका सही आंसर। तो जंगलों से हमें सब चीज़ें मिलती हैं। ये तो कोई भी बता देगा, क्योंकि सबको पता है कि जंगलों में क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं कि आदिवासी समूह अपनी आजीविका कैसे चलाते थे। आदिवासी समूह जीने के लिए क्या करते थे जब वो जंगलों में रहते थे? पहला ऑप्शन, क्या वो शिकार करते थे? दूसरा ऑप्शन, क्या वो चीज़ें बीनकर अपनी आजीविका चलाते थे? या तीसरा ऑप्शन, शिकार करके और बीन के दोनों? और चौथा ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं, कोई और नया काम करते होंगे, बिजनेस वगैरह करते होंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो आपने क्या पढ़ा? हमने यही पढ़ा ना कि आदिवासी जीवन जो था उसमें शिकार करते थे और जंगलों की जो चीज़ें थी उसको बिन करके अपना रोज़मर्रा की जीवन का गुजारा करते थे। तो अपनी आजीविका चलाने के लिए वो दोनों के दोनों पहले और दूसरे ऑप्शन सही है। तो जो ग वाला ऑप्शन उसमें लिखा है ना, क और ख दोनों सही है। इसका मतलब ग इज़ द राइट आंसर, कि वो शिकार भी करते थे और जंगलों की चीज़ों को बिन करके अपनी आजीविका चलाते थे। प्रश्न क्रमांक 17 की बात करें तो आदिवासियों के बच्चे मुख्यतः किस बीमारी का शिकार रहते थे? आदिवासी के बच्चे किस बीमारी का शिकार रहते थे? क्या वे कुपोषण का शिकार रहते थे? आदिवासी के बच्चों में कौन सी बीमारी होती थी? कुपोषण मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपसे मैं ऐसा कह दूं कि अगर आदिवासी लोग जंगलों में निवास कर रहे थे, अब वो शहरों में आ गए, तो शहरों में क्या समस्या हो रही थी? शहरों में समस्या ये हो रही थी कि उनके पास में ज़्यादा संसाधन नहीं थे, तो बच्चों में कहीं ना कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो कुपोषण सही उत्तर उसका, कि क्या कुपोषण का शिकार थे? क्या बुखार का शिकार थे? तो ज़्यादातर बच्चे जो थे वो कुपोषण का ही शिकार थे। तो बाकी चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कुपोषण और साक्षरता दर भी बहुत निम्न हो चुकी थी, लाचारी और गरीबी का शिकार हो गए थे आदिवासी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की अगर जनगणना हम लोग पढ़े तो उसमें क्या बोला गया के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितने प्रतिशत है? ये पूछना चाह रहा है कि भारत की टोटल जनसंख्या में मुस्लिम लोगों की जनसंख्या 2011 के हिसाब से कितनी है। तो वो तो आपको मैं बता दूं कितनी है, वो है 17 करोड़ 22 लाख। ये तो आपको एवरेज बता रहा हूँ मैं, 17 करोड़ 22 लाख जनसंख्या जो है वो 2011 के हिसाब से थी। तो टोटल जनसंख्या, लेकिन उसने क्या पूछा? परसेंटेज पूछा, जो कि आपकी किताब में बखूबी दिया गया है। क्या 10% है, क्या 14% है, क्या 15% या फिर 25% है? तो इसका जो सही उत्तर है आपको दिख रहा होगा, वो है आपका ख, 14.2%, जो कि बनता है 17 करोड़ 22 लाख। तो 14.2% जो बनता है वो क्या है? वही उसका सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, 19 की बात करते हैं। मुसलमानों को अधिकतर किन निशानियों से पहचानने की कोशिश की जाती है? अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है तो जनरली आप उसको बिना नाम पूछे कैसे पहचानोगे? तो उनके कुछ रीति रिवाज, उनके कुछ पहनावे, कुछ तो होगा जिससे आप पहचानोगे। क्या लंबी दाढ़ी से पहचान सकते हैं कि वो मुस्लिम है? आप बोलोगे हाँ सर, मुस्लिम जो होते हैं जनरली जो लंबी दाढ़ी रखते हैं, बहुत सारे जो मुस्लिम होते हैं, ज़्यादातर नहीं रखते हैं, मतलब सारे नहीं रखते, लेकिन जो रखते हैं वो लंबी दाढ़ी रखते हैं।
लंबा बुर्का पहनते, बिल्कुल बुर्का, जो ब्लैक कलर का बुर्का पहना जाता है, महिलाएं बुर्का पहनती, ये भी हम जानते हैं, मुस्लिम धर्म को हम लोग पहचान सकते हैं। फेज टोपी, जो टोपी पहनते हैं व्हाइट कलर की, मुस्लिम्स टोपी पहनते हैं, तो ये भी उनकी पहचान है। तो हम तीनों पहचान ही बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। तो तीनों की तीनों पहचान किस समुदाय की है? ये मुस्लिम समुदाय की है। इसका मतलब उपरोक्त सभी जो है वो क्या है, वो इसका राइट आंसर है, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में मुसलमानों को किस समुदाय के अंतर्गत माना जाता है? मुस्लिम्स लोग जो है वो कौन से समुदाय के अंतर्गत आते हैं? क, क्या वो हाशियाई समुदाय के अंतर्गत आते हैं? ख, क्या वो मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत आते? तो फिर तो डबल बात होगी ना, मुसलमान ऑलरेडी मुस्लिम समुदाय है ही वो, तो क्या वो मुस्लिम समुदाय के अंतर्गत आते हैं? क्या वो ईसाई समुदाय के अंतर्गत आते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, भारत में मुस्लिम लोग जो है वो जो समुदाय हैं वो आर्थिक और सामाजिक लाभ नहीं ले पाए, इस वजह से अन्य धर्मों के मुकाबले थोड़े पिछड़े हुए हैं, और इसी वजह से उनके रीति रिवाज अलग होते हैं, और रीति रिवाज अलग होते हैं, जिसके कारण दूसरे धर्म के से वो थोड़े अलगाव रखते हैं, अलग हो गए हैं, और इसी वजह से उनको एक नाम दिया गया है, उनको नाम दिया गया हाशियाई समुदाय का। तो आदिवासियों की तरह ही मुस्लिम धर्म भी एक हाशियाई समुदाय माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाशियाई समुदाय उसका एक सही उत्तर यानी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, घेटोआइजेशन क्या होता है? घेटोआइजेशन का शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, घेटोआइजेशन का मतलब क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल ये एक पूरा देश है, हमारा एक सोसाइटी है, ठीक है। इस सोसाइटी में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक अलग अलग जगह पर बसे हुए हैं लोग, अलग अलग शहर बसे हुए हैं, ठीक है ना। अब किसी भी शहर में क्या होता है, हर एक धर्म के, हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ रहते हैं। कभी कभार क्या होता है कि मान लो ये कोई जगह है जहाँ पर एक समुदाय है, एक समुदाय के साथ थोड़ा गलत व्यवहार हो रहा है, क्योंकि उसके रीति रिवाज जो है वो अलग है। एक समुदाय के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनके रीति रिवाज अलग है, और दूसरे समुदाय जो बड़े समुदाय उनने ये मान लिया कि हमसे अलग ही, हमारे जैसा नहीं है, तो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो क्या हुआ, वो यहाँ से कुछ लोग यहाँ से निकल के यहाँ है, सेम यहाँ भी हुआ उन लोगों के साथ, तो वो लोग यहाँ से निकल के यहाँ है, इस शहर में भी हुआ, तो कुछ लोग यहाँ से निकल के इस एरिया में आ गए। ऐसे ऐसे करके सारे लोग जो है, सारे एक ही समुदाय के लोग इकट्ठे होकर के एक जगह, और इन्होंने यहाँ पर अपना एक जगह बसा लिया। तो यहाँ पर ये लोग सब इकट्ठा होकर के बसने लगे, और यहाँ पर ये जो जगह है ये केवल एक ही समुदाय की हो गई, अब एक ही समुदाय की हो गई, है ना। तो इस प्रोसेस को, जब कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय के साथ रह रहा है और फिर वहाँ से धीरे धीरे अलग होकर के अपने ही समुदाय की एक बस्ती बसा ले, तो उसको बोलते हैं घेटोआइजेशन। तो अब समझते हैं इसके ऑप्शन के हिसाब से कि क्या राइट आंसर बनता है। जहाँ एक ही समुदाय के लोग रहते हैं उसे घेटोआइजेशन बोलते हैं। क्या अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं उसको घेटोआइजेशन बोलते हैं? तो उसको तो नहीं बोलते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है कि जहाँ एक ही समुदाय के लोग रहना शुरू कर देते हैं, उस बस्ती को क्या बोलते हैं, वो घेटोआइजेशन नाम उसको दिया जाता है। तो वही सही है, और ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है मुस्लिम्स लोगों के लिए, जो हमने किताब में पढ़ा कि मुस्लिम लोगों के साथ जो हो रहा था कि भाई अन्य समुदाय के मुकाबले उनके जो रीति रिवाज वो अलग थे, दाढ़ी रखते थे, और ये बुर्का और इससे प्रचलन से थोड़ा सा वो अलग भावना से देखते थे उनको। ऐसे में वो उनको अपने से अलग यानी औरों से अलग समझते थे दूसरे समुदाय के लोग। इस वजह से उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा अपना एक अलग ही बस्तियाँ बसाना शुरू की, वो अब एक साथ रहना शुरू कर दिए हैं। तो जिसकी वजह से क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घेटोनाइजेशन। इसकी वजह से कुछ समस्या भी हो सकती है दोस्तों। समस्या क्या होती है, घेटोआइजेशन अगर होता है तो घेटोआइजेशन लोगों के मन में किस प्रकार, लोगों के मन में किस चीज़ को जन्म देता है। अगर घेटोआइजेशन हुआ है, मान लो दूसरे धर्म के लोगों से, दूसरे समुदाय के लोगों से अलग अलग होकर के एक बस्ती बसा ली, तो दूसरे समुदाय के लोग समझेंगे कि यार जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ घृणा और हिंसा की भावना पैदा हो जाती है कि यार सही नहीं है, गलत लोग है, ये है वो है, सब भाषा दिमाग में होता है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब कोई समुदाय अलग जाकर के बसना शुरू कर देता है, तो दूसरे समुदाय समझते हैं कि हमसे अलग थे और अलग हो गए अब, तो अब उनके बीच में टकराव उत्पन्न हो जाता है ऐसे में, और कई बार ऐसे लड़ाइयाँ देखने को मिल जाती है। तो किस चीज़ को जन्म देता है, वो घृणा को जन्म देगा, बिल्कुल देगा, और वो हिंसा को भी जन्म देगा। तो हिंसा और घृणा का जो जन्म होता है वो घेटोआइजेशन की वजह से होता है, और इसी वजह से ग इज द राइट आंसर हो जाएगा। क और ख दोनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा, ग सही उत्तर है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। हाशिए पर होने का क्या मतलब है? हाशिए पर होना, अगर कोई समुदाय हाशिए पर है, इसका मतलब क्या है? क्या वह अति महत्वपूर्ण है? तो देखिए, महत्वपूर्ण होता तो हाशिए पर नहीं होता। कोई समुदाय अगर महत्वपूर्ण है तो हाशिए पर कैसे हो सकता है? क्या बहुत ज़रूरी है? तो ख का मतलब क्या बहुत ज़रूरी है? तो बहुत ज़रूरी नहीं हो सकता है, क्योंकि ना तो महत्वपूर्ण है ना बहुत ज़रूरी है। और क्या महत्वहीन है?
तो बिल्कुल हाशिए पर जो लोग होते हैं वो महत्वहीन होते हैं, उनका महत्व कम होता है समाज में, इसीलिए उनको हाशिए पर पहुंचाया जाता है। क्या वो सामान्य महत्व वाले? तो सामान्य महत्व वाले भी नहीं होते, वो बिल्कुल महत्वहीन समझे जाते हैं समाज में, इसीलिए जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा आपका महत्वहीन। महत्वहीन जो ही हाशिए का मतलब होता है महत्वहीन, जिनको अलग कर दिया गया, महत्व होता तो जोड़ के रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं कि वर्तमान में कौन सा समुदाय हाशियाकरण का शिकार है। इन आपको ये ऑप्शन दिख रहे हैं ना, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, उपरोक्त सभी। इसमें से आपको तय करना है कि कौन से हाशियाकरण का शिकार है। तो एक तो आपके दिमाग में आ गया कि भाई हाँ आदिवासी तो बिल्कुल है, ये तो सही उत्तर है। क्या यही से उत्तर लगा देंगे और ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे? अल्पसंख्यक भी क्या हाशियाकरण का शिकार है? तो मैं इसमें कहूँगा कि देखिए अल्पसंख्यक बिल्कुल है, इसमें हम लोग मुस्लिम, क्योंकि हमने पढ़ा है मुस्लिम भी जो है वो हाशियाकरण का शिकार हुए हैं कहीं ना कहीं, तो मुस्लिम भी यहाँ पर, तो इस हिसाब से अल्पसंख्यक में कुछ अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम हाशियाकरण का शिकार। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग का मतलब ओबीसी नहीं होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों दलित वर्ग, जो दलित वर्ग होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो कहीं ना कहीं क्या आदिवासी, मुस्लिम और दलित वर्ग, इन तीनों, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, समुदाय हाशियाकरण का शिकार हुए हैं। तो मैं कहूँगा कि तीनों ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? घ इज द राइट आंसर, कि भाई आदिवासी भी है, अल्पसंख्यक भी है और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसका नंबर है, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। ये बहुविकल्पी प्रश्न का थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ने की कोशिश करते हैं। आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक 3 ऐसे दायरे हैं जिसकी वजह से कोई भी समाज, तबके जो होते हैं अपने आप को हाशिए पर महसूस करते हैं। समाज में मौजूद हाशियाकृत समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाशियाई समुदाय के संबंध में कुछ कथन है, पढ़ लेते हैं। हाशियाई समुदायों से मतलब है कि ऐसे समुदाय जो समाज के केंद्र में न रहे हो, जिन्हें किनारे पर धकेल दिया गया हो। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है जो बोल रहा है कि हाँ चलो ये तो सत्य है। दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हाशियाकरण के कारण अलग अलग भाषा, कारणों में एक भाषा, अलग रीति रिवाज या बहुसंख्यक के मुकाबले किसी दूसरे धर्म का होना भी है। तो दूसरा वाला पॉइंट भी सही है। क्या बोल रहा है? हाशियाकरण का कारण क्या? उन कारणों में क्या भाषा है, क्या अलग भाषा, क्या अलग रीति रिवाज, या फिर अलग धर्म यानी अल्पसंख्यक धर्म हो सकता है। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सटीक है, सही है। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि हाशियाई समूहों को लोग दुश्मनी और डर के भाव से देखते हैं। तो ये भी सही है कि हाशियाई समूहों को लोग डर और दुश्मनी की भाव से देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पर सही बनता है। अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 क्या है। ऑप्शन नंबर 4 हमने क्या समझ लिया, तीनों की तीनों ऑप्शन सही है, 1 2 3 तो सही है। ऑप्शन नंबर 4, अलग थलग पढ़ने के बाद भी, अलग थलग यानी अलग रहने के बाद भी ये समुदाय संसाधनों और अवसर का पूरा लाभ उठाते हैं। तो बिल्कुल नहीं उठा सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अलग थलग रहने की वजह से ये आर्थिक और सामाजिक हितों का लाभ नहीं उठा पाते। तो ये तो ऑप्शन गलत है। तो पूछ कह रहा सत्य कौन से है, तो चौथा सत्य, बाकी सब चौथा असत्य है, गलत है। बाकी तो 3 सही थे ना। तो 1 2 3 कहाँ दिख रहा है आपको? दिख रहा है 1 2 3, तो केवल 1 2 3 सही है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या है? घ इज द राइट आंसर। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न क्रमांक 26। देख लो इसको क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 26 बात करता है कि भारत के जो मूल निवासी समुदाय, जिन्हें प्रायः आदिवासी के नाम से भी जानते हैं, ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। समाज में मौजूद आदिवासी समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये जो क्वेश्चन बोलता है आदिवासी समुदाय की बात कर रहा है। पहला पॉइंट बोलता है कि भारत की लगभग 10% आबादी आदिवासियों की है। तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि भारत की 8% आबादी जो है वो केवल वो आदिवासियों की है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया यहाँ पर? ये तो गलत है, क्योंकि 8% आबादी होती है। दूसरा पॉइंट, देश के सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र जैसे जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो तथा भिलाई, ये सारे आदिवासी क्षेत्रों में ही तो हैं। तो बिल्कुल सही है, ये आदिवासी क्षेत्रों में ही है। जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, राउरकेला, ये सब इस्पात संयंत्र है। ये लो इस्पात संयंत्र है जो खनन और औद्योगिक संयंत्र जो कहाँ पर है?
आदिवासी इलाकों में। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट बोलता है अकेले उड़ीसा में 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह हैं। तो ये भी हमने पढ़ा है कि उड़ीसा अकेला ऐसा राज्य जहाँ पर 60 से भी ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती, तो ये राइट आंसर। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासी समुदाय के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया, उसका नाम क्या है? वो बोलते हैं कि आदिवासी समुदाय के लिए अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अनुसूचित जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, चौथा। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा भी गलत है, ये ध्यान रखना आप। एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, पांचवा पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट है आदिवासी जातियों को कई बार पिछड़ा वर्ग जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। तो आदिवासी जातियों को पिछड़ा वर्ग जातियों के साथ नहीं मिलाकर देखा जाता है, वो जनजातियों में ही देखा जाता है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब सही कौन कौन से सही आपके मिलेंगे? ये ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है और ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसका मतलब 1, 4 और 5 गलत है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि असत्य कौन से है। तो 1 गलत है, 4 गलत है और 5 गलत है। तो 1, 4, 5 का मिलेगा आपको? ये मिलेगा 1, 4, 5। ख इज द राइट आंसर। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ख ही आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, आदिवासी समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय और राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल, ये तो सही है। आदिवासी समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था, धर्म और उनकी आस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब ये आदिवासी की जो धार्मिक व्यवस्था है, आदिवासियों की जो भाषाई व्यवस्था है, वो आदिवासी उनसे अलग है, तो उसके संबंध में कुछ पॉइंट दिया। हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट, आदिवासी समाज में जाति व्यवस्था का प्रचलन न होने के कारण इनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है कि आदिवासियों में से जाति नहीं चलती कि ऊंची जातियाँ, निम्न जातियाँ, तो ऊंच नीच का फर्क यहाँ पर नहीं है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है राइट आंसर। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? वे अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की पूजा करते हैं। बिल्कुल उपासना करते हैं, जैसे पर्वत, नदी, पशु, सबकी उपासना करते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि वे अपने पुरखों की उपासना करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं, गांव की उपासना करते हैं। और प्रकृति में कौन कौन है वो भी सही है, पर्वत, नदी और पशु। तो ये तो राइट आंसर। ग्राम आत्माओं की गांव के सीमा के बाहर निर्धारित पवित्र लता कुंज में पूजा की जाती। जो ग्राम आत्माएं होती, आत्मा कौन कौन होती है? पर्वत, नदी, पशु, इनकी पूजा वो गांव की सीमा के बाहर कहीं करते हैं, लता कुंज बना करके। जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। तो पुरखों की उपासना तो घर में की जाती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो पहला वाला, इसमें जो पहला पार्ट बोलता है कि ग्राम आत्माओं की गांव की सीमा के बाहर नहीं, जबकि इसकी जगह क्या आना चाहिए था? भीतर, गांव की सीमा के अंदर ही पूजा होती थी। तो ये आंसर यहाँ पर, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ये कैंसिल हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि खाली आपने थोड़ा सा शब्द बदल दिया, बाकी सब सही है, इसमें ये शब्द गलत है। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है कि आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध, ईसाई और आदि धर्मों व शाक्त धर्म, वैष्णव भक्ति आदि पंथों से प्रभावित रहे। आदिवासी क्या रहे हैं? अपने आसपास के बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और शाक्त वैष्णव धर्म जो है, इनसे प्रभावित होते रहे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो पूछ कर कि गलत कौन सा है, तो असत्य क्या है? ये सही था आपका, ये सही था आपका, और ये तीसरा वाला असत्य था, और चौथा वाला भी क्या है? ये भी सत्य है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? असत्य केवल कौन है? तीसरा ही केवल असत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ख, तीसरा असत्य है, क्योंकि वो लता कुंज में पूजा करते थे ग्राम आत्माओं की, ग्राम के भीतर। क्वेश्चन नंबर 28 है, आदिवासियों के धर्म का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्म पर भी असर पड़ा। मतलब आसपास के जो धर्म थे उन पर असर पड़ता रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये पूछना चाह रहा है कि, बोलना चाह रहा है कि जो आदिवासी धर्म है उनका दूसरे धर्म पर प्रभाव पड़ा, वो कैसे पड़ा? पहला ऑप्शन, उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्ति तांत्रिक परंपराएं आदिवासी समूह की प्रचलित मान्यताओं के उदाहरण है। मतलब ये आदिवासी समूह से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है। तीनों जगह प्रभाव किया है कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय ने, यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं कि आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, बिल्कुल, जो कि संस्कृत जितनी पुरानी है, ये भी सही है। आदिवासी की अपनी भाषा है जो संस्कृत जितनी पुरानी है, ये सही है। आदिवासी समुदाय में संथाली भाषा बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अभी तक हमारा एक भी ऑप्शन गलत नहीं हुआ। अब पढ़ते हैं आगे।
आगे वो क्या पूछना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। तो एक भी गलत नहीं निकला, मतलब सारे सत्य हैं, तो उपरोक्त सभी ही सत्य है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, घ इज द राइट आंसर। इसको देख लेते हैं। तो घ हमारा सही उत्तर है कि चारों के चारों ऑप्शन क्या आपके सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है। आदिवासी समाज और उनकी प्रचलित छवियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनको एक विशेष तरीके से हम लोग पेश करते हैं। पहला, स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों और किताब तथा फिल्मों में उन्हें रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट पहने और अक्सर नाचते गाते दिखाई देते। ये बोलना चाह रहे हैं ना कि सिर पर मुकुट पहने और हमेशा नाचते गाते दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही है कि हाँ, ऐसे ही दिखाया जाता है। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी पर होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलता है कि बहुत सारे लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। तो बिल्कुल ये भी पॉइंट सही है कि बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि भाई वो आकर्षक दिखते हैं, मतलब रंग बिरंगे कपड़ा पहनते हैं, उनका पहनावा पुराने किस्म के रीति रिवाज है, पिछड़े हुए हैं। तो ये गलत फहमी, वो बहुत समृद्ध लोग होते हैं। तो सही है ऑप्शन भी। तीसरा जो पॉइंट बोलता कि आदिवासी समाज की प्रचलित ये छवियाँ उनके जीवन के समृद्ध रीति रिवाज और उनकी परंपराओं की द्योतक हैं, न कि पिछड़ेपन की। तो ये पिछड़ेपन की द्योतक नहीं है, ये उनके समृद्धता की द्योतक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर सही है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे आंसर में क्या पूछना चाह रहा है। ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा असत्य है। तो अभी हमने तीनों सत्य करे, तो असत्य कुछ भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। सारे के सारे सत्य है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर आपका आएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अगला क्वेश्चन, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत महत्व रहा है। ये हमने किताब में भी पढ़ा है कि भारत के जितने भी साम्राज्य और सभ्यताएं, उसमें जंगलों का विकास और महत्व रहा है। और इनके विकास में आदिवासी समुदाय के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आदिवासी का योगदान रहा होगा उसमें। पॉइंट नंबर 1, पहला कथन क्या बोलता है कि 19वीं सदी के आखिरी तक देश की विशाल प्राकृतिक संपदा पर आदिवासी समुदाय का नियंत्रण रहा है और उनको उसका पूरा प्रॉपर काफ़ी ज्ञान भी था। तो ये बिल्कुल सही है कि 19वीं सदी में ऐसा हुआ था कि उनका नियंत्रण तब तो था और ज्ञान भी काफ़ी था। उसके बाद धीरे धीरे बदलाव हुआ। पुराने समय में बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर थे। तो ये भी सही है, पुराने समय के जो राज्य थे वो आदिवासियों को वहाँ से निकालते नहीं थे, बल्कि उनसे हेल्प मांग लेते थे। तो बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट, आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों और रजवाड़ों के अधीन थे। तो आदिवासी समुदाय किसी रजवाड़े या रियासत के अधीन नहीं थे और बिल्कुल स्वतंत्र रहते थे जंगलों में। तो ये तो गलत है। पिछले 200 साल में आए आर्थिक बदलावों, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव के कारण आज उनका वन क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुँच है। तो ये बिल्कुल सही बात। 200 साल में जो आर्थिक बदलाव हुए उसकी वजह से आदिवासियों का जंगलों से नियंत्रण खत्म हो गया। तो ये भी सही है। अब आपको गलत कौन सा दिख रहा है? तीसरा गलत दिख रहा है, बाकी सब सही दिख रहे हैं। अब ऑप्शन क्या पूछना चाह रहा है? आंसर पूछना चाह रहा है कि कौन सा सत्य है। तो तीसरा गलत है, बाकी 1, 2 और 4 सही है। तो तीसरा गलत है मतलब कहाँ है? 1, 2 और 4 सही है, तो तीसरा तो है ही नहीं यहाँ पे। तो क इज द राइट आंसर कि तीनों सही थे वो। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। 31 क्या बोलता है कि भारत में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण आदिवासी समुदाय के आजीविका, संसाधनों और उनके प्राकृतिक आवासों पर संकट बढ़ता जा रहा है। बढ़ते औद्योगिकरण के कारण उनकी आजीविका और उनके प्राकृतिक आवासों पर संकट बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में सरकार द्वारा जारी निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 80% से ज़्यादा केवल आदिवासी हैं। तो दोस्तों ये तो है कि खनन के वजह से आदिवासियों को जाना पड़ा, लेकिन ये डेटा सही नहीं है। ये 80% नहीं है, कितना परसेंट है? 50% आदिवासी, क्योंकि हमने पढ़ा है। एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उनमें 39% आदिवासी थे। ये जो बात कर रहे हैं सरकारी आंकड़ा, इसी की बात करें तो वो 39% नहीं, वो 50% ही थे। तो ये भी गलत है, यहाँ पर परसेंटेज इनने गलत लिखा। भारत में राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है। भारत में राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते हैं।
तो देखिए ये तो सही है कि आदिवासी मूल रूप से कहाँ रहा करते थे, यहाँ रहा करते थे। तो 1 और 2 गलत थे और तीसरा बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा से गुजर बसर कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, चौथा भी बिल्कुल सही है। अब क्या बोल रहा है कि असत्य कौन सा है, तो असत्य कौन से हमारे पहले और दूसरे दोनों असत्य हैं। तो यानी 1 और 2 दोनों असत्य, बाकी तीसरा और चौथा ऑप्शन सही था, हमने अभी देखा। चाहे तो आपको रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं, मैंने पूरा बता दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोलता है, देश के विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में लगने वाली औद्योगिक परियोजना का आदिवासी समाज ने पुरजोर विरोध किया। ओडिशा के एक जिला है जिसका नाम है कालाहांडी, जिले में प्रस्तावित खान और शोधक संयंत्र के विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में लगने वाली औद्योगिक परियोजना का उन्होंने काफ़ी विरोध किया और उड़ीसा के कालाहांडी जिले में भी आदिवासियों ने उनका विरोध किया। एक खान और शोधक कारखाना वहाँ पर लगाया जा रहा था जिसका विरोध किया था। उसके संदर्भ में क्या सही है, यह संयंत्र उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी पर प्रस्तावित है। तो उड़ीसा के कालाहांडी जिले की न्यामगिरी पहाड़ी पर प्रस्तावित है, ये बिल्कुल सही है, वो संयंत्र वहीं लगाया जा रहा था। दूसरा पॉइंट है, यह क्षेत्र ओडिशा के गोंड नामक आदिवासी समुदाय का क्षेत्र है। तो ये गोंड नामक आदिवासी समुदाय वहाँ नहीं रहते, वो समुदाय का नाम दूसरा है, उसका नाम है डोंगरिया कोंड। डोंगरिया कोंड नाम की जनजाति है। तो डोंगरिया कोंड नाम की जनजाति है, वो गोंड जनजाति नहीं है। तो ये दूसरा ऑप्शन तो गलत है। और फिर तीसरा ऑप्शन बोलता है कि न्यामगिरी गोंड समुदाय का पवित्र स्थान है। तो डोंगरिया गोंड का है, गोंड का नहीं है। तो डोंगरिया कोंड का ये प्रसिद्ध पवित्र स्थान है, जबकि न कि गोंड का। तो ये क्या हो गया, ये तीसरा भी गलत हो गया। तो एक सही 2 गलत। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। ये पूछता है कि सही क्या है, तो एक सही है और बाकी 2 गलत है। तो केवल एक ही सही है, बाकी सब क्या है, बाकी यहाँ पर गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल एक जो है वही राइट आंसर होगा इसका, कि एक सही है बाकी 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं कि हमारा संविधान मौलिक अधिकार के जरिए धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारा संविधान भाषाई अल्पसंख्यक धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक समुदाय के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला ऑप्शन, अल्पसंख्यक शब्द ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या में की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा, अल्पसंख्यक समूह में न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच, मतलब अल्पसंख्यक केवल वो नहीं जिनके हाथ में सत्ता नहीं और संसाधन तक पहुंच नहीं, केवल वही नहीं, उसके अलावा सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, वो भी अल्पसंख्यक कहलाते हैं, या सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी वो अलग है, तो इसको कह सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि चलो हाँ ये सही है। तीसरा है, भारतीय संविधान इस बात को नहीं मानता कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो ये भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक की संस्कृति को प्रभावित कर सकते हैं। इसी वजह से भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान इस बात को नहीं मानता कि भाई बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को की संस्कृति को नहीं छेड़ते हैं, ये ने बोला है, जबकि वो प्रभावित करते हैं, वो मानता है प्रभावित करते हैं। इसी वजह से तो उनने 29 और 30 में ये चीज़ दी गई है। तो 1 और 2 तो गलत है, बाकी 3 जो है वो 1 और 2 जो सही है, बाकी तीसरा क्या है, वो असत्य है। तो पूछ रहा असत्य कौन सा, तो खाली तीसरा असत्य, बाकी 2 क्या है, वो सही है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, केवल तीसरा ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। बिल्कुल सही है। मुस्लिम समुदाय को हाशियाई समुदाय माने जाने के कारणों के संदर्भ में विचार कीजिए। क्यों मुस्लिम समुदाय हाशियाई समुदाय है, तो देखते हैं। मुसलमानों को हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदाय के मुकाबले उनकी सामाजिक आर्थिक विकास में उतने लाभ नहीं मिले हैं, उनको सामाजिक और आर्थिक विकास में उतने लाभ नहीं मिले हैं। बिल्कुल सही है। तो इसलिए मुसलमान को हाशियाई पर माना जाता है, तो बिल्कुल सही पहला। दूसरा बोलता है, सरकार ने 2005 में भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को जांचने के लिए एक समिति का गठन किया था। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सी समिति का गठन किया गया था, न्यायमूर्ति PN भगवती की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था।
तो वो राजेंद्र सच्चर कमेटी थी, वो राजेंद्र सच्चर कमेटी थी, वो पीएन भगवती कमेटी नहीं थी। उसके अध्यक्ष राजेंद्र सच्चर थे, ना कि पीएन भगवती। तो ये यहाँ पर इन्होंने गलत कर दिया है, इसलिए यह ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, पहला सही है, दूसरा गलत है, ध्यान रखना। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच करने पर इस समुदाय की स्थिति को अनुसूचित जाति और जनजाति के समान पाया। समिति ने बिल्कुल सही बोला था कि भाई अनुसूचित जाति और जनजाति की जो स्थिति है वो मुस्लिम समुदाय के बराबर है, मुस्लिम समुदाय की स्थिति को उनके बराबर माना है। तो ये बिल्कुल सही था, तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। अब ये बोल रहा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 भी सही है और 3 भी सही है, 2 गलत था खाली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 और 3 सही है। जो हमने यहाँ पर देखा अभी ये दूसरा गलत था, तो 1 और 3 इज द राइट आंसर, तो ग आपका सही उत्तर है। 32 क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे दोस्तों। इस प्रकार हमने हमारे एमसीक्यू कर लिए है खत्म। आशा करता हूं कि आपको एमसीक्यूज बड़े अच्छे लगे होंगे, मजेदार लगे होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सामने हम लोग दूसरा विकल्प लेकर के आए जिसका नाम है magnetbrains.com। आप जा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और जहां आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जो कि आपको हर एक वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर आपको करना क्या है, सीबीएसई हिंदी मीडियम पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सीबीएसई हिंदी मीडियम पर जाएंगे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, क्लास 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको कक्षा 8 को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप कक्षा 8 को सिलेक्ट करेंगे आपको कक्षा 8वीं के सारे टीचर के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे नीचे, और वहां पर आपको करना क्या है, किसी भी टीचर के नीचे लिखा ना वॉच नाउ, बस क्लिक कीजिए वॉच नाउ पर और पहुंच जाइए उस सब्जेक्ट की ओर जो आपको पढ़ना है। अब आपको देखना क्या है, वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है अलग अलग चैप्टर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। बस आपको करना है कि जो भी चैप्टर या टॉपिक आपको पढ़ना है बस उसको क्लिक करो और आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। आपका वीडियो होगा शुरू। अब आप वीडियो को देख करके अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो है ना एक कमाल का विकल्प दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जा रही है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।